हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 12 2022-23 बैच के लिए। ये वीडियो जो है वो सबसे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो कि 2022 और 23 बैच के लिए आया है। इस चैप्टर के अंदर कई सारी अल्ट्रेशंस हुई है, बहुत नए सारे आसनों को जोड़ा गया और कई सारे टॉपिक्स को हटा भी दिया गया। तो अब ये चैप्टर हो चुका है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि योगा पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला जा रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो चलिए जानते हैं अपने चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल एंड डिजीज। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर ओबेसिटी, सेकेंड है डायबिटीज, थर्ड है अस्थमा और फोर्थ है हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हम जानते हैं कि सबसे पहले योगा जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है, वो किन चीज़ों से आया, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ और हम इसके अंदर किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि योगा जो वर्ड है वो वर्ड युज से आया है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना, मीट करना या टू यूनाइट करना, मतलब जोड़ना। तो योगा जो आया है, वर्ड आया है युज से, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट। ठीक है, योगा ना एक लाइफस्टाइल के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि एक पर्सन करता है ताकि अपने बॉडी पे, अपने माइंड के ऊपर, अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल लेके आ पाए। और ये जब हम एक्टिविटी करते हैं ना, जब इस योगा के अंदर जाते हैं तो हम कई सारी नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। हमें अलग अलग सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस मिलते हैं, हमें ऐसे सोर्सेज मिलते हैं हम जिनसे हम अपने सौरों को डिस्ट्रॉय कर सके, अपने दुखों का नाश कर सके। तो ये सब कुछ जो है वो योगा के अंदर आता है। योगा का मतलब केवल और केवल आसन करना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के रहे। ठीक है, चलिए तो योगा का अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन बताया जाए, योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी अपनी आत्मा का अपने परमात्मा के साथ मिलन करना, तो वही योग कहलाता है। चलिए हम जानते हैं अब आगे आसनों के बारे में। तो आसनों का डेफिनेशन हमारे महर्षि पतंजलि जी ने दिया। उन्होंने एक 3 वर्ड के अंदर पूरे आसनों को डिस्क्राइब किया, जिसका अंदर था स्थिरम सुखम आसनम। क्या क्या? स्थिरम सुखम आसनम। तो इस 3 वर्ड से उन्होंने पूरा आसनों का मतलब समझाया। आसनों का मतलब क्या है? अपनी बॉडी को इस डिफरेंट पोजीशंस के अंदर रखना ताकि हमारे ऑर्गन्स और हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो और अच्छी तरीके से काम कर पाए, हमारा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूव हो पाए और हम एक बैलेंस्ड स्टेट के अंदर आ सके। हमारे अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप अपने हाथ सीधे रखो, तो कई बंदों के हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अंदर चल रहा है जिसकी वजह से उनका बैलेंस खो चुका है। तो वो ऐसी जब योगासन की प्रैक्टिस में जाएंगे तो उनके अंदर, बॉडी के अंदर एक बैलेंस डेवलप होगा। तो वो बैलेंस डेवलप करना आसन कहलाता है। अगर मैं आसनों को बांटूं तो ये 3 टाइप के आसन हो सकते हैं। मेडिटेटिव आसन, जिनके अंदर हम मेडिटेशन करते हैं। फिर आता है रिलैक्सेटिव आसन, जहाँ पे हम रिलैक्सेशन करने का काम करते हैं, जैसे योग निद्रा वगैरह। और थर्ड आता है प्रमोशनल आसन। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर पे और सबसे पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो मोटा मोटा है ना, सब कुछ क्लैरिफाइड होगा, आपको अंदाज़ा भी होगा ओबेसिटी का मतलब क्या है। तो ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जहाँ पे हमारा एक बॉडी का फैट लेवल जो है वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाए। जब ऐसा होगा तो वो कहलाएगा ओबीस हो चुका है पर्सन। ठीक है, तो नॉर्मल वेट कैटेगरी का, फिर थोड़ा मोटा यानी फैट, और उसके बाद आता है ओबीस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी हेल्दी है तो हम उसे ओबीस बोलेंगे। ओबीस ऐसा नहीं होता। जब एक लेवल से ज़्यादा फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा तब आप ओबीस कहलाओगे। ठीक है, ओबेसिटी से होता क्या है? अब ओबेसिटी जब हमारा फैट लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी जो वीन्स होती है, वीन्स का ना एक ना पैसेज होता है, जैसे एक पाइप है। अगर मान लो पाइप के अंदर ऐसे ऐसे काई जम जाए तो क्या होगा? यहाँ से पानी जाने में दिक्कत होगा। सेम ऐसा होता है हमारे वीन्स और आर्टरीज के साथ भी। जब हम मोटे होते हैं तो ये फैट जो है वो हमारी वीन्स और आर्टरीज के अंदर भी जमा हो जाता है। अब जमा होने की वजह से ब्लड का जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी की वजह से हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होगा।
और किसी भी चीज़ का जमा होना वो और बढ़ना वो कैंसर कहलाता है। अब ज़्यादा वेट होने की वजह से हमारे जॉइंट्स पे जोर आएगा तो हमें अर्थराइटिस जैसी दिक्कतें होंगी और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप अपने वेट को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कोई बंदा ओबीस है कि नहीं है? तो इसके लिए सिंपल 3 मेथड्स का मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ, अगर कोई बंदा एक्सट्रीमली ओबीस होगा तो वो वैसे देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज लग रहा है देख के। कई बंदे होते हैं जो कि देख के नहीं लग रहा लेकिन उनका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनका चेक करूँगा बॉडी मास इंडेक्स कि उनकी हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है। ठीक है, और थर्ड है कि बाई एक्चुअल फैट परसेंटेज को मेजर करके मैं उसका एक्चुअल फैट परसेंटेज मेजर करूंगा, चाहे मैं वो स्किन फोल्ड मेजरमेंट से करूं कि स्किन के अंदर कितना फैट है उसको मेजर करके करूं, या पानी के अंदर वाटर वेट करके करूं। ठीक है, तो किसी भी मेथड से जिससे मैं उसका एक्चुअल फैट परसेंटेज निकाल पाऊं तो मैं वो मेथड अपना सकता हूं। अब मैं ऐसे कौन से आसन करूं जिससे मेरा ये ओबेसिटी का दिक्कत है वो दूर हो सकता है? तो इसके अंदर सबसे पहला आसन आता है हमारे पास वज्रासन। वज्रासन एक मेडिटेटिव आसन है। हमने बात करी थी 3 टाइप के आसन होते हैं, तो ये एक मेडिटेटिव आसन है और ये एक लौता ऐसा आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। जैसे आपने खाना खाया, अगर आप चक्रासन करोगे तो आपको वॉमिट आने का चांस रहेगा। ठीक है, या आप हेड डाउन करोगे तब भी आपको ब्लड फ्लो जो होगा मतलब ब्रेन के अंदर ज़्यादा जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। केवल और केवल वज्रासन ही एक लौता ऐसा आसन है जिसको खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। ठीक है, वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसके अंदर हम स्ट्रेट बैठते हैं, अपने घुटनों को फोल्ड करके इस तरीके से कि हमारी जो हील्स है वो हमारे बटॉक्स पे यानी हिप्स के ऊपर टच हो। ठीक है, और इस तरीके से हम काफ़ी देर तक बैठेंगे। जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो 2-2, 3-3 घंटे तक बड़े आराम से इस पोजीशन के अंदर बैठ सकते हैं। अब इस आसन की कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे। ये एक आसन ऐसा है जो कि मेडिटेटिव पोस्चर है, जो कि हमारा कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारी थाइस और काफ्स की मसल को स्ट्रेंथी करेगा, हर्निया जैसी दिक्कतें आपसे प्रिवेंट रहेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक मसल, पेल्विक मसल इज पेट की जो नीचे की मसल्स है दैट इज पेल्विक मसल, तो उनको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और फैट रिडक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ताकि आप ये आसन परफॉर्म ना करो या इनको जानते हुए आप थोड़ा सावधानी से परफॉर्म करो। ठीक है, तो पहला आता है इंडिविजुअल विद क्रॉनिक नी पेन शुड नॉट प्रैक्टिस। तो जिनको क्रॉनिक नी पेन है, बहुत लंबे समय से घुटने का दर्द है, वो इस आसन को ना करें, क्योंकि इस आसन के अंदर आपके घुटने जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बेंड होते हैं। कभी भी हमारे घुटने अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड होंगे तो वो एक फंक्शनल स्टेट के अंदर होते हैं। अगर वो फंक्शनल स्टेट के अंदर है यानी वो काम कर रहे हैं। अगर आपका नी में दिक्कत है, आप उसे लगातार काम करवाओगे तो आपको दिक्कत तो होगा ही। ठीक है, तो कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना जिसको भी नी का इशू रहता है। तो वो अगर वज्रासन वाले पोजीशन में आएंगे तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। फिर जिनका वर्टिब्रेट कॉलम या स्पाइनल कॉलम का प्रॉब्लम होगा तो उनको भी नहीं करना, और जिनको भी इस आसन करते टाइम डिफिकल्टी आता है तो वो थोड़ा ध्यान दे के करें इस आसन को। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आसन पे जो किया है हस्तोत्तान आसन। ये हस्तोत्तान वर्ड जो है 3 वर्ड का यूनिफिकेशन है। फर्स्ट आता है हस्त, दूसरा आता है उत्तान और थर्ड आता है आसन। हस्त का मतलब होता है आर्म, हम बोलते हैं ना हस्ता यानी आर्म्स। उत्तान का मीन्स होता है स्ट्रेचिंग अप, और थर्ड है आसन का मतलब होता है पोस्चर। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, हम अपने हाथ को ऐसे इंटरलॉक करते हैं चेस्ट के आगे, फिर इसको स्ट्रेच करते हैं आगे और हमें ऊपर खींचना होता है इस तरीके से कि हमारी स्पाइन जो है वो बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाए। ठीक है, तो हमने हस्त को इंटरलॉक करके उसका उत्तान यानी स्ट्रेच किया उसको और उस पोस्चर में होल्ड किया, दैट इज हस्तोत्तान आसन। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी 3 पोजीशंस को फॉलो किया जाता है। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि इस आसन के करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। जिनको भी मसल पेन होता है नेक में, शोल्डर में, आर्म्स में, उनको थोड़ा रिलीफ दिलाएगा। बच्चों को हेल्प करता है ताकि उनका डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से हो, उनका एचजीएच लेवल बढ़े, तो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर स्पाइन के मूवमेंट होते हैं। हम हाथ को स्ट्रेच करते हैं पहले ऊपर, फिर बेंड होते हैं एक तरफ। बेंड होने की वजह से हमारा स्पाइन जो होगा वो मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्पाइनल फ्लेक्शन जो होगा
वो इम्प्रूव होगा। लेकिन किन लोगों को ये दिक्कतें, मतलब किन लोगों को ये आसन नहीं करने चाहिए? तो जिनको भी हर्निया का दिक्कत है, जिनको भी एब्डोमिनल इन्फेक्शन रहता है, वो इस आसन को ना करें, उनको अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बहुत मूव होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से रिलीज ऑफ एंजाइम जो है वो इम्प्रूव भी हो सकता है, तो और इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो सकती है आपके एब्डोमेन की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे, जो कि है त्रिकोण आसन, जिसके अंदर हम एक ट्रायंगुलर पोज बनाते हैं। ठीक है, बॉडी को इस तरीके से हम लेग वाइड अपार्ट खड़े रहते हैं, हाथ को फैलाते हैं और फिर हम बेंड होके और अपने पाम को फेस करना होता है, ऊपर की तरफ देखना होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रायंगुलर पोज या त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अंदर क्या होता है, हमारा स्ट्रेंदी होते हैं लेग्स, नी, आर्म्स और चेस्ट। आपको ना ये सारे आसन परफॉर्म करने चाहिए। जब भी आप परफॉर्म करोगे ना, तो आप समझ पाओगे ये आपके किन हिस्सों पे जोर डाल रहे हैं। जिन हिस्सों पे जोर डाल रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इंप्रूव करेगा हमारे डाइजेशन को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को, हमारी मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी हमारा मानसिक और पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाने में इंप्रूव करेगा, क्योंकि हम एक अलग सी पोजीशन के अंदर है जहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम उस स्टेट के अंदर ज़्यादा देर रहेंगे तो हमें आदत पड़ेगी, अपना हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी और बैक पेन और साइटिका का पेन जैसे दिक्कतों को रिमूव करने में हेल्प करता है। जिनको भी डायरिया है या जिनका ब्लड शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर जो है हाई या लो रहता है, जिनको बैक इंजरी है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो त्रिकोण आसन को ना परफॉर्म करें, क्योंकि इन आसन से उनका दिक्कत बढ़ सकता है। आगे आता है हमारे पास अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसके अंदर हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं, जैसे हम वज्रासन के अंदर बैठे थे, फिर एक पैर को हम क्रॉस ओवर करके पूरी बॉडी को रोटेट करके अपने दूसरे पैर से, दूसरे हाथ से हील को टच करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है अर्ध मस्तेंद्र आसन। अब इस आसन के क्या बेनिफिट्स है, ये हमारे गैल ब्लेडर और पोस्ट्रेट ग्लैंड को हेल्प करता है। पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है वो मेल्स के अंदर मिलता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का मेन प्रीकजर होता है, यानी वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने में हेल्प करेगा। फिर एड्रेलिन और बाइल सेक्रीशन के अंदर हेल्प करेगा। स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैक मसल, मतलब बैक मसल को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। हमारे डाइजेस्टिव अलाइनमेंट को ठीक करने में हेल्प करता है। किन लोगों को ना करे, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो इन आसन को ना करे, क्योंकि उनका स्टमक पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। हमारे जिन भी लोगों को अल्सर, हर्निया या हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, दो टाइप का थायराइडिज्म होता है, हाइपर और हाइपो। तो हाइपो वालों को ये नहीं करना। जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को परफॉर्म ना करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो डायबिटीज का मतलब क्या है? डायबिटीज जो होता है वो हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता है, और वो जब एक लंबे टाइम तक बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ऐसा होता है, अगर मैं बात बताऊं, जब भी आप खाना खाते हो, अब मैं ये ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ, जब भी आप खाना खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड शुगर लेवल डिप कर जाता है वापस, फिर बढ़ेगा, फिर डिप करेगा। तो ऐसे ये ग्राफ चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो ये बढ़ेगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस हो या हो सकता है प्रोड्यूस ना भी हो, लेकिन ये बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो जब ऐसा बढ़ा रहता है तो उसको बोला जाता है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ये कहलाता है डायबिटीज। डायबिटीज होता है दो रीजंस की वजह से। एक तो या तो हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जितना हमारे ब्लड शुगर लेवल अभी करंटली हमारे ब्लड के अंदर है। अगर उतना इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो वो सप्रेस हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूसरा दिक्कत हो सकता है या तो हमारा सेल जो है वो उस इंसुलिन पे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर हमारे सेल अगर उस इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ब्लड शुगर लेवल कम कैसे होगा? तो इन दो कारणों की वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। अब डायबिटीज की वजह से फटीगनेस और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार पेशाब आना, आपको बार बार प्यास लगना, अचानक भूख लगना, हमारा विजन का ब्लर होना, यानी चश्मा वगैरह से भी आपको ब्लर हो सकता है। देखिए, किडनी फेलियर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, और भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है दिक्कतों की, परेशानियों की। ठीक है, हम बात करते हैं डायबिटीज जो होता है वो दो टाइप का होता है, जैसे कि हमने जाना अभी थोड़ी देर पहले कि एक डायबिटीज ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा इंसुलिन लेवल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। ठीक है,
या देखो यहाँ पे होता है टाइप 1 डायबिटीज क्या है, ब्लड शुगर लेवल राइजेस वेरी हाई ड्यू टू नॉन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी यहाँ पे हमारा इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा पैनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, अब इस केस के अंदर जहाँ पे डायबिटीज के अंदर जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो वो एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन लेंगे जिसके अंदर इंसुलिन होगा और वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिससे उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन आए और वो अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख सके। तो इन लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद अपना इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वालों की। जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनका क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो बात करी जाए कौन सा वर्स कंडीशन है, तो टाइप 1 वर्स कंडीशन है। टाइप 2 जो है वो एक क्योरेबल कंडीशन है, यानी अगर आप इस परेशानी में हो तो आप इस परेशानी से निकल भी सकते हो। ठीक है, ये जो है हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होता है, जबकि ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हमें दिक्कत क्या होता है, हमारी बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही जितना हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है। तो हमें और ज़्यादा इंसुलिन चाहिए लेकिन हमारी बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा मेटाबॉलिज्म को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी वर्कआउट करो अच्छे से, जिससे क्या होगा आपका टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ईजिली क्योर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब जानते हैं हम आसन्स का जरिया, ताकि हम उन आसनों को कर सके ताकि हमारा जो ये डायबिटीज का दिक्कत है वो ठीक हो पाए। तो सबसे पहला आसन इसके अंदर आता है भुजंग आसन। कौन सा आसन, भुजंग आसन। इसको प्यार से इंग्लिश के अंदर स्नेक पोज या कोबरा पोज भी बोला जाता है। इसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में रहती है, जैसे आपने नाग देखा होगा वो ऐसे फन बना के रहता है, तो हमारी बॉडी भी इसी टाइप से रहती है, एक कर्वी पोजिशन में रहती है जैसे कि एक स्नेक की बॉडी होती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स इसके कुछ ऐसे कि ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर और लिवर जैसे डिजीजेस को, लिवर जिन डिजीजेस से गुजरता है उनको ठीक करने में हेल्प करता है। हमारा वर्टिब्रेट कॉलम और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। हमारे कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन और काफ़ी सारी दिक्कतों को ठीक करने में हेल्प करेगा और स्ट्रेंथी करेगा और हमारी एजिलिटी को इम्प्रूव करेगा। स्ट्रेंथी किसको करेगा, हमारे आर्म्स की मसल को, हमारे शोल्डर की मसल को और हमारे बैक की मसल को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, किन लोगों को नहीं करना, जिन लोगों को हर्निया है, बैक इंजरी है, हेडेक जिनको ज़्यादा रहता है और जो वुमेन प्रेग्नेंट है वो पेट के बल तो लेट ही नहीं सकते, तो वो भुजंग आसन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन आपने जीवन में एक ना एक बार तो ज़रूर किया ही किया होगा। इसके अंदर हम अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने इस तरीके से कि वो फ्लोर से टच रहे हमेशा। ठीक है, और अपने हाथ को सीधा स्ट्रेच करते हुए अपने फुट को टच करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लेवल इसमें ऐसा आ जाता है कि अपने हील को टच करने की कोशिश करो। जो लोग हील को भी कर पाते हैं टच, वो कोशिश करेंगे कि अपने एल्बो को ग्राउंड पर टच करें और अपने ये जो बॉडी है ना वो अपने आप ही आपका आगे आता रहेगा। तो इसमें कोशिश ये नहीं करना कि अपने फोरहेड को अपने घुटनों पे लगाए, घुटनों से आगे जाने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये पेट को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन जैसा दिक्कत दूर रहेगा। जिन लड़कियों को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रहता है उनके लिए हेल्प करता है। रिलीफ दिलाता है हमें साइटिका, बैक पेन, अस्थमैटिक कंडीशन से और हमारे एब्डोमिनल डिजीजेस को ठीक करने में हेल्प करता है। अगर मैं बताऊं किन लोगों को ये नहीं करना, जिनको भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जिनको स्पाइन का इशू है और जिनको लिवर एनलार्जमेंट का दिक्कत है, वो इन आसनों को परफॉर्म ना करें, उनके लिए ये कंडीशन को और ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन पे जो कि है पवन मुक्त आसन। ये आसन नाम से ही पता चल रहा होगा, हम इसमें बैक के बल लेट के अपने घुटनों को छाती पे लगाते हैं, पैर को अपने छाती से खींचते हुए, अपने तरफ खींचते हुए अपने सर को नी के ऊपर टच करने का प्रयास करते हैं। ये इस तरीके से होता है ताकि ये हमारा पेट पे एक प्रेशर क्रिएट कर पाए और हमारा जो गैस्ट्रिक इश्यूज है वो दूर हो पाए, तो हम यहाँ से पवन को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पवन मुक्त आसन बोला जाता है। अब इस आसन को करने के बेनिफिट क्या है कि ये भाई रिलीज करता है हमारा टेंशन लोअर बैक की, क्योंकि लोअर बैक यहाँ पे ना कर्व पोजीशन में आती है।
हमारा लोअर बैक इनवर्डली कर्व रहता है, जब मैं उसको आउटवर्डली कर्व करूँगा तो वो रिलैक्स होती है, तो उसमें अंदर हेल्प करेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा हमारे पेल्विक मसल पे, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतों को दूर करेगा, एब्डोमिनल रिलेटेड दिक्कतों को दूर करेगा और फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। किन लोगों को नहीं करनी? जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है या ब्लड शुगर लेवल जिनका बढ़ा रहता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जिनको पाइल्स का दिक्कत है, वो इन आसनों को परफॉर्म ना करें। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट आसन पे जिसका नाम है अर्ध मस्तेंद्र आसन, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। तो इसको स्किप करते हैं और इसके आगे के आसन को जानते हैं, जो कि आता है, ये कायदे से एक प्राणायाम है, आसन नहीं है, लेकिन हम मतलब योगा से रिलेटेड चीज़ जान रहे हैं। तो योगा के 8 लिम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? यम, नियम, धारण, ठीक है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रतिहार और ध्यान और समाधि। तो ये जो 8 लिम्स होते हैं, इन्हीं के अंदर 2 चीज़ें हमने देखा, आसन और प्राणायाम। तो हम इन दोनों चीज़ों से अपनी बीमारियों को ठीक करने के बारे में देख रहे हैं। तो सेकंड चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं प्राणायाम की, जो कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। तो कपालभाति प्राणायाम क्या है? इसको स्कल शाइनिंग भी बोलते हैं। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट को इस तरीके से इंप्रूव करते हैं कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारा माइंड के अंदर कोऑर्डिनेशन और अच्छा बन पाए। ठीक है, तो ये एक डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें सांस लेना होता है अपने नॉस्ट्रिल से, इस तरीके से कि हमारे लंग्स जो है वो पूरी तरीके से एक्सपैंड हो। हम सांस पूरी लेंगे जितना हम एक्सपैंड कर सकते हैं और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, तो आप इसका प्रोसेस पढ़ सकते हो कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो कपालभाति आपने बाबा रामदेव को करते हुए ज़रूर देखा होगा, तो आप उनसे जान सकते हैं कि इसके बेनिफिट के बारे में क्या है। तो ये हमारे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम को दूर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कराने में हेल्प करेगा, डायबिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये हमारे रीजेनरेट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, और रेस्पिरेटरी दिक्कतों को भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो कोविड वाले टाइम पे कपालभाति करने का आपको एडवाइस ज़रूर दिया होगा किसी न किसी ने। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जिन लोगों को अल्सर है वो ना करें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है वो ना करें, क्योंकि यहाँ पे बार बार सांसों का फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है, तो जिसकी वजह से आपका एक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, वो इन आसनों को परफॉर्म ना करें। हार्ट डिजीजेस वाले लोग ना करें और जिनको एपिलेप्सी की दिक्कत रहती है वो भी इन आसनों को ना करें। एपिलेप्सी का मतलब होता है स्ट्रोक। ठीक है, चलिए जानते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो पाथवे है, ऑक्सीजन का जो पाथवे है, एयर का जो पैसेज वे है, वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा म्यूकस की लेयर जमा हो जाती है। तो जैसे मान लो ये हमारा पाथवे है ऑक्सीजन जिसके थ्रू जाती है नसल कैविटी और माउथ कैविटी से। ठीक है, तो यहाँ से जब जा रही है तो यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पैसेज जो है वो कम हो जाता है। अब एयर पैसेज कम होगा तो कम आवाज़ आएगी, तो उनको ऐसे हाफना वाली फीलिंग आती है, वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते। ठीक है, और इनका कॉमन, अगर मैं जज करना चाहूँ कि उसको अस्थमा है कि नहीं है, तो इसका बहुत कॉमन सिम्टम है क्या, उसको कफिंग बहुत होगा, क्योंकि हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ये जो एक्स्ट्रा म्यूकस का लेयर जमा हो गया हमारे पैसेज में उसको बाहर निकाले, लेकिन वो निकल नहीं पाता। दूसरा, उनकी हैवी ब्रीदिंग रहेगी, हमेशा सांस चढ़ी हुई रहेगी, चेस्ट के अंदर एक टाइटनेस फील होगा, वो थकेंगे ज़्यादा क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाथ, पैर, शोल्डर इन सब में दर्द रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता। इसका होने का रीज़न क्या है कि डस्ट, स्मोक, एयर पोल्यूशन होना, ये इसके प्रोमिनेंट रीजंस है। अब इसको क्योर करने के लिए या इसको थोड़ा रिलीफ दिलाने के लिए हम कुछ आसनों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि है सुखासन। सुखासन एक ऐसा आसन है जिसके अंदर आप सबसे कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठते हो। आप एक बैठोगे और हाथों से योग चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, जिसके अंदर आप अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब को टच करेंगे और एक ऐसी पोजीशन बनाएंगे, बाकी थ्री फिंगर को स्ट्रेट करते हुए। ठीक है, चलिए इसके आसन के करने के बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स है क्या, यह हमारे एक मेंटल और फिजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा, हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करता है, रिड्यूस करता है हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल फटीगनेस को, बॉडी के पोस्चर को इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि हम एक स्ट्रेट उसमें बैठते हैं कंफर्टेबली पोजिशन में। ठीक है, और कामनेस लेके आता है पूरी बॉडी के अंदर।
जिन लोगों को नी का इशू, हिप इशू है और हिप के अंदर ज़्यादातर दिक्कत रहता है, तो वो इन आसन को परफॉर्म चेयर पे कर सकते हैं, ग्राउंड पे बैठ के ना करें। जिनको स्लिप डिस्क का इशू है वो भी चेयर पे करें, ग्राउंड पे बैठ के ना करें। ठीक है, चलिए अब जानते हैं अपने अगला आसन जो कि है चक्र आसन। चक्र आसन जिसको व्हील पोज भी बोला जाता है, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है एक चक्र की तरह यानी एक व्हील की तरह पोजीशन के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसको प्यार से चक्र आसन या व्हील पोज भी बोला जाता है। अब इस आसन को करने के बेनिफिट्स क्या है? ये हमारे क्योर करता है पेन इन किडनी, इनफर्टिलिटी वाली दिक्कत, अस्थमा को और ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था, तो आप याद कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, रिलीव करता है हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों को, ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और थायराइड जैसे ग्लैंड को और ज़्यादा स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को हार्ट का इशू है या ब्लड प्रेशर का इशू है, हाई या लो ब्लड प्रेशर का, या सर्वाइकल इशू है, या इम्पीचमेंट रहता है शोल्डर के अंदर यानी शोल्डर के अंदर किसी टाइप का पेन रहता है, वो इस आसनों को ना करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे जो कि है गौमुख आसन। गौमुख आसन एक बहुत इजी आसन है जिसके अंदर सबसे पहले आप सुखासन वाले पोज यानी इजी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठेंगे, हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ और पीछे से ज्वाइन करके टच करने का कोशिश करेंगे, तो इसको बोला जाता है गौमुख आसन। अब इस आसन को करने से क्या बेनिफिट है आपके? तो आपका अस्थमा जैसी दिक्कतों को क्योर करने में हेल्प करेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्पाइन को बनाने में हेल्प करेगा, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन अच्छे से काम करे उसके अंदर हेल्प करेगा, ओबेसिटी जैसी दिक्कतों को दूर करेगा, बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाएगा और हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराने में हेल्प करेगा। किन लोगों को नहीं करना और या ध्यान देना है करते हुए? जिनको शोल्डर का इशू रहता है, जिनको किसी भी टाइप का हिप या नी इशू है, ठीक है, जिनको अगेन शोल्डर या नेक की इंजरी हुआ हो कभी, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो इन आसनों को करे तो बहुत ध्यान से करे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन जो कि है पर्वत आसन। पर्वत आसन ना बहुत टाइप से किया जाता है, उसके बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं। तो सबसे इजी पोस्चर वाला डिमॉन्स्ट्रेट कराया गया जो कि आपके सिलेबस में है, जिसके अंदर आप अपने क्रॉस लेग करके बैठते हैं जिसके अंदर, और अपनी बॉडी को एक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर हाथ सामने नमस्कार मुद्रा के अंदर आते हुए और उसको पूरे ऊपर तक स्ट्रेच करते हैं जब तक आपके बाइसेप जो है वो ईयर पे टच ना हो जाए। ठीक है, इस पोस्चर को बोला गया पर्वत आसन। अब इस पर्वत आसन करने के बेनिफिट क्या है? ये हमारे अस्थमा के अंदर बहुत बेनिफिट देता है, बैक पेन को ठीक करेगा, क्योर करेगा हमारे स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज को, और बैक को एक रिलीफ देने में हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पे हमारी बैक स्ट्रेच होती है, तो एक रिलीफ आने में हेल्प होता है। जिन लोगों को रिस्ट के अंदर दर्द रहता है, एंकल इंजरी है या हिप इंजरी है, वो ना करें, और स्पाइनल इंजरी वाले लोग भी इस आसन को अवॉइड करने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भुजंग आसन, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली भी पढ़ा, तो इसको स्किप करते हैं और जानते हैं अपने अगले टॉपिक जो क्या है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब आता है हमारे पास मत्स्य आसन। ये एक ऐसा आसन है जहाँ पे आप अपने क्रॉस लेग करके बैठते हैं, सिंपल पहले एक लाइंग पोजीशन के अंदर जाएंगे और फिर अपने हाथों को पीछे ले जाके एक नेक हेड से ग्राउंड पर टच करेंगे और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपका बैलेंस प्रॉपरली स्टेबल हो जाए फिर आप कोशिश करोगे अपने हाथों से अपने टोज की टिप्स को टच करने का। ये कहलाता है मत्स्य आसन। ये एक ऐसा आसन है जिसके अंदर हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा, रेस्पिरेटरी वाली दिक्कतों को ठीक होगा, वर्टिब्रेट कॉलम को ज़्यादा स्टेबल बनाने में हेल्प करता है, डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको बहुत हेल्प करता है, और मेस्टुरल डिसऑर्डर क्योंकि यहाँ पे हमारा पेल्विक मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है तो उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो मेस्टुरल डिसऑर्डर जैसी जिन लड़कियों को दिक्कत रहती है उनको भी हेल्प करेगा। नेक रिलेटेड इंजरी है, ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, या कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो वो इस आसन को परफॉर्म ना करे। बढ़ते हैं अपने अगले एक आसन नहीं बोलूँगा मैं, इसको प्राणायाम बोलूँगा, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये आसन भी आपने ये प्राणायाम भी आपने बाबा रामदेव को करते हुए ज़रूर देखा होगा। इसके अंदर हम अपने हाथ की ऐसी मुद्रा बनाते हैं जहाँ पे फर्स्ट 2 फिंगर जो है वो उसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करके बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, अपने अंगूठे से राइट वाले नोस्ट्रिल को दबाएंगे और लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर अपनी ये जो बाकी 2 फिंगर्स है इससे लेफ्ट वाली क्लोज करेंगे और बाकी दूसरी नोस्ट्रिल से हम सांस को जो अंदर हमने होल्ड कर रखी थी उसको रिलीज करेंगे।
तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हमने बोला अनुलोम विलोम, जहाँ पे हम अपनी कंट्रोल ब्रीदिंग के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। हमारा प्राणायाम का मतलब ही होता है कंट्रोल ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये हमें किस टाइप से हेल्प करता है, इसका कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी बंदा ये आसन कर सकता है, सॉरी ये प्राणायाम कर सकता है। अब ये हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को दूर करने में हेल्प करेगा। जिनको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस का दिक्कत है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लंग की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, क्योंकि हम सांस को लेंगे, होल्ड करेंगे तो लंग फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। ब्रेथ रेगुलेशन होगा, अच्छी तरीके से आपको ब्रीथ करना आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा स्ट्रांग बनाता है, और हम जिनको कफ रिलेटेड दिक्कत रहता है वो भी इससे छुटकारा पा सकते हैं इन आसनों को इस प्राणायाम को परफॉर्म करके। बढ़ते अपनी नेक्स्ट दिक्कत जो कि है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा इशू है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो ब्लड का जो फोर्स होता है, जो कि हमारे आर्टरीज के ऊपर होता है। हमारा ब्लड जो है, जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो वो आर्टरीज से होते हुए हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचते हैं। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज पे एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है। जब वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी हमारे आर्टरीज पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपरटेंशन, जिसको हम प्यार से हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है, ये जेनेटिक कॉज हो सकता है ओबेसिटी की वजह से हो, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो, स्मोक करने की वजह से हो, ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करने की वजह से हो, ठीक है, या ज़्यादा सॉल्ट का कंजम्पशन की वजह से हो। तो इन सारी ही दिक्कतों की वजह से हमें एक हाइपरटेंशन होता है। अब हमारा जो नॉर्मल आर्टरीज के ऊपर प्रेशर है ना, वो 120/80 mmHg होना चाहिए। इसका मतलब 120 जो है ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब ये कंडीशन 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो हम उस कंडीशन के कहेंगे कि पर्सन जो है वो हाइपरटेंशन से गुजर रहा है, यानी उसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। अब इनको ठीक करने के लिए हम कुछ आसनों का परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है ताड़ासन। ताड़ासन को बोला जाता है पाम ट्री पोज। इसके अंदर हम नॉर्मली अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करके खड़े होते हैं और अपने हाथ को पहले रखेंगे नीचे, फिर धीरे 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 स्ट्रेच करके इस तरीके से कि हमारा बाइसेप और ईयर जो है वो आपस में टच हो जाए, ठीक है। बॉडी को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इसको बोला गया ताड़ासन। कहते हैं ताड़ासन के बेनिफिट्स के बारे में, तो ताड़ासन एक ऐसा आसन है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वो हेल्प करता है हमारे एक फिजिकल और मेंटल बैलेंस को बनाने के अंदर। ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, बॉडी पोस्चर का इशू, साइटिका का पेन और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतों को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो भाई इतना यूज़फुल है हमारा ताड़ासन। लेकिन किन लोगों को नहीं करना, जिनको लो ब्लड प्रेशर का इशू होता है वो इस आसन को परफॉर्म ना करें, क्योंकि ये उसको और फर्दर लो कर सकता है, ठीक है। सेकंड, जिनको इंसोमेनिया, जिनको रातों को नींद नहीं आती, इंसोमेनिया का दिक्कत रहता है, वो भी ना करे। जिनको भी ब्लड सर्कुलेशन जैसी दिक्कतों का कोई ना कोई फॉल्टी वॉल्व का इशू है तो वो भी इन आसन को परफॉर्म ना करें। सेकंड आता है वज्रासन। वज्रासन के हमने अंदर बारे में सब कुछ जाना ऑलरेडी, वही सेम बात है हाइपरटेंशन के लिए भी, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे आया पवन मुक्त आसन। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको भी स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया अर्ध चक्रासन। जो चक्रासन था उसको बोला गया व्हील पोज, जिसके अंदर हमारी बॉडी एक चक्र की तरह होती है, व्हील की तरह होती है। यहाँ पे एक हाफ व्हील बनता है जिसको बोला जाता है अर्ध चक्रासन, यानी एक हाफ व्हील पोज। इसके अंदर हम बॉडी को इस पोजीशन के अंदर हमें रखना होता है, ओके। अब इस पोजीशन के अंदर रखने के क्या बेनिफिट्स है कि ये हमारी थाइज, एंकल, चेस्ट, स्पाइन, एब्डोमेन की मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, रिलीज करेगा हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ठीक करेगा और फैट को कम करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ माइग्रेन और हेडेक जैसी जिनको दिक्कत है वो इस आसन को परफॉर्म ना करें, क्योंकि अगेन इसके अंदर हमारा ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत लो हो जाता है, तो अगेन ये आपको इशू कर सकता है। जिन लोगों को अल्सर या हर्निया जैसा दिक्कत है वो ना करें, स्पाइनल इश्यूज़ वाले प्रॉब्लम ना जिनको है वो ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन को अवॉइड करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन जो कि है भुजंग आसन, जिसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसको स्किप करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन जो कि है शवासन। ये आसन आप सभी का ज़रूर फेवरेट होगा।
इसके अंदर हम कुछ नहीं करते, इसको एक्टिव स्लीपिंग बोला जाता है। हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्ट कर रही होती है, जबकि हमारा माइंड उस टाइम पे एक्टिवेटेड होता है। लेकिन कई बार हम इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि इस पोजीशन के अंदर हम सो ही जाते हैं, लेकिन सोना नहीं होता, इसको एक्टिव स्लीपिंग बोला जाता है। हम लेटते हैं, अपने हाथ को, अपने पाम्स को स्काई की तरफ या रूफ की तरफ करके लेटेंगे और पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं और ग्रेविटेशन को वर्क करने देते हैं अपनी पूरी बॉडी पे, जो कि हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, जितना भी थकान है उन सबको दूर कराने में हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसका कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। जिनको भी नर्वस सिस्टम का दिक्कत रहता है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेंशन रिलीज़ करता है, माइंड बॉडी दोनों को स्टिमुलेशन का काम करता है, ठीक है। जिसको भी किसी भी टाइप का पेन वगैरह है उससे रिलीफ कराएगा, ठीक है। साथ साथ कार्डियक इश्यूज़ को ठीक करेगा, हमारे बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन देगा और कंसंट्रेशन और मेमोरी का इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। तो ये सारे फ़ायदे थे हमारे शवासन के। तो आपसे मैं पूछता हूँ एक सवाल, अ पर्सन विथ नी प्रॉब्लम, जिस पर्सन को एक नी प्रॉब्लम है, मान लो उसका एक नी का सर्जरी हुआ है, तो उनको किन आसनों को परफॉर्म नहीं करना चाहिए? आप मुझे इन आसनों की लिस्ट देंगे कि अब हमने जितने भी आसन्स पढ़े उनमें से किन आसनों को एक नी रिलेटेड बंदे को, जिसको एक नी का प्रॉब्लम है, वो किन आसनों को परफॉर्म ना करें, ठीक है। आपको अगर बुक चाहिए सप्लीमेंट्री, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन को आंसर करके आप मुझे या तो मेल करो इसके ऊपर या मुझे टैग करो इसके ऊपर, ताकि मैं आपके आंसर्स को चेक करूं और आपको एक सप्लीमेंट्री बुक दे पाऊं, जिसके अंदर आपके जो टॉपिक आपकी नई करंटली सबसे लेटेस्ट बुक के अंदर भी नहीं है वो भी आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अगले टॉपिक के ऊपर, और ये हमारी प्लेलिस्ट।